रतनगढ़ के राजा रतन सेन के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई प्रयास किए, साधु संतों से आशीर्वाद लिया, पूजा पाठ यज्ञ करवाए, परंतु उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। अब इसे भाग्य का करिश्मा ही कहा जाएगा कि बुढ़ापे में उनकी रानी ने एक संतान को जन्म दिया। ये संतान एक कन्या थी। राजा को पुत्र की इच्छा थी जो उनका वंश आगे चलाता, परंतु पुत्री को भी उन्होंने परमात्मा का ही आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया। दुर्भाग्य से कुछ ही दिनों बाद रानी की मृत्यु हो गई। अब राजा रतन सेन ने अपनी पुत्री का पालन पोषण अपने हाथों से किया। बेटी का नाम राजा ने चारुलता रखा। चारुलता को राजा ने वो सभी शिक्षा व विद्याएं सिखाई जो एक पुत्र को सिखाई जाती हैं। उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी सब कुछ सिखाया गया। असल में रतन सेन अपनी पुत्री को ही अपनी राजगद्दी सौंपना चाहता था, इसीलिए राजा ने उसकी परवरिश एक पुत्र की भांति ही की थी। इधर धीरे धीरे राजकुमारी चारुलता बड़ी होती जा रही थी, तो दूसरी तरफ राजा का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। उसे चिंता थी कि वह अपने जीते जी राजकुमारी को राजपाट सौंप पाएगा या नहीं। इसीलिए रतन सेन अक्सर बेचैन रहा करता और उस सही समय का इंतजार करता जब राजकुमारी राज्य का राजपाट संभालने के लायक हो जाएगी। चिंताग्रस्त और बुढ़ापे के कारण रतन सेन बीमार रहने लगे। सारे वैद्य और हकीम राजा का इलाज कर कर के हार गए। बीमारी और बुढ़ापे की वजह से वह राजकाज के कार्यों को ठीक से नहीं संभाल पा रहा था। इसीलिए धीरे धीरे प्रशासन पर उसकी पकड़ कम होती जा रही थी। राजा की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसके मंत्रियों ने मनमानियां करनी शुरू कर दी थी। मंत्रियों ने अपने अधिकारों का फायदा उठाते हुए नाकाबिल और बेईमान लोगों को राज्य के अधिकारी नियुक्त करना शुरू कर दिया था और इन अधिकारियों के जरिए प्रजा पर तरह तरह के जुल्म ढाते। नित नए बहाने ढूंढकर प्रजा पर भारी कर लगाने लगे, व्यापारियों से भत्ता वसूल करते और किसानों से बहुत ही ज्यादा लगान वसूल करते, जिसकी वजह से प्रजा में बेचैनी फैलना शुरू हो गई। बस हर तरफ महंगाई और अन्याय का ही राज था। चालाक मंत्रियों ने बूढ़े और बीमार राजा को अपने विश्वास में ले लिया और प्रजा के दुख की कोई खबर उस तक ना पहुंचने देते थे, बल्कि राजा को ये बताया जाता कि राज्य में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मंत्री इस इंतजार में थे कि कब राजा मरे और वो राजगद्दी पर अपना कब्जा कर लें। वक्त आहिस्ता आहिस्ता मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी युवा हुई और उसकी उम्र 16 वर्ष की हो चुकी थी। एक बार रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी जब राजकुमारी हड़बड़ाकर उठ बैठी और अपने सपने के बारे में सोचने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से सराबोर था और चेहरे पर गहरी परेशानी छाई हुई थी। उसने आज फिर से वही सपना देखा था जो पिछली 3 रातों से वो देखती आ रही थी। वो सपना इतना डरावना नहीं था, परंतु बड़ा ही हैरान कर देने वाला था। राजकुमारी उस सपने का मतलब समझ नहीं पा रही थी। वो 3 दिन से एक ही सपने को लगातार देख रही थी कि वो एक घने और वीरान जंगल में खड़ी है और उसके इर्द गिर्द मकड़ी का जाला बना हुआ है। वो उस जाले से बाहर निकलना चाहती है लेकिन बेबस है और एक बड़ा सा खूंखार मकड़ा उस जाल पर बैठा है। राजकुमारी ने अपने गुरुजी से सुन रखा था कि मनुष्य के सपनों का संबंध उसकी जिंदगी से होता है। मनुष्य दिन भर जो सोचता है वही उसे रात में सपनों में दिखाई देता है। ये सपने मनुष्य को आने वाले खतरों के लिए चौकन्ना करते हैं। इसीलिए वह सोच रही थी कि बार बार एक ही तरह का सपना उसकी सोच के कारण है या आने वाले किसी खतरे का संकेत है। इसी सोच विचार में रात गुजर गई। सुबह होते ही एक दासी ने आकर कहा कि महाराज ने आपको अपने कमरे में बुलाया है,
आदेश पाते ही राजकुमारी उठी और तैयार होकर महाराज से मिलने के लिए चल पड़ी। वह सोच रही थी कि इतनी सुबह पिताजी ने मुझे क्यों बुलाया है, भगवान सब कुशल रहे। बात असल में ये थी कि एक दिन पहले ही राजकुमारी की उम्र 16 बरस की हो चुकी थी और महाराज उसे राजपाट सौंपने का निर्णय कर चुके थे। राजकुमारी के आते ही राजा ने कहा, बेटी, हम बीमारी और बुढ़ापे के कारण बहुत ही कमजोर हो चुके हैं, इसीलिए ये साम्राज्य जो हमारे पूर्वजों ने बड़े बलिदान देकर खड़ा किया है, इस पर हमारी गिरफ्त कमजोर होती जा रही है। हम बरसों से इसी इंतजार में थे कि कब आप राजगद्दी को संभालने के योग्य हो जाएंगी और हम आपका राज तिलक करके राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंप देंगे। आज वो समय आ गया है। क्या आप खुद को राजपाट की जिम्मेदारी संभालने के लायक समझती हैं? राजकुमारी ने सारी बातें सुनकर बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, आपकी इच्छा मेरी सिर आंखों पर है, परंतु राज्य का भार संभालने से पहले हमें कुछ समय चाहिए। वो किस लिए बेटी? महाराज कुछ बेचैन हो उठे। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, हमने अपने गुरुजी से सीखा है कि अच्छा राजा वही है जिसे अपनी प्रजा के हालात की पूरी जानकारी हो और जो उनकी समस्याओं को सुनने और उनको सुलझाने में पूरी तरह से योग्य भी हो। लेकिन दुर्भाग्य से हम महलों में रहने वाले अपनी प्रजा के दुख दर्द को देख ही नहीं पाते। हम अपनी प्रजा के बारे में सिर्फ अपने मंत्रियों से ही जान पाते हैं जो हमें पूरी जानकारी नहीं देते। अपनी प्रजा के बारे में पूरी तरह से हम तभी जान सकते हैं जब प्रजा के बीच में जाएं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि राजगद्दी पर बैठने से पहले मैं एक आम इंसान की तरह अपनी प्रजा के बीच में जाकर कुछ समय के लिए रहूं, उनके दुख दर्द को समझूं। राजा राजकुमारी का जवाब सुनकर हैरान रह गया। वो सोच में पड़ गया कि महल की सुख सुविधाओं में पली राजकुमारी एक आम आदमी की तरह रहने की इच्छा भी कर सकती है। इसीलिए उसे राजकुमारी की इच्छा पूरी करने में कुछ संकोच हो रहा था। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, हम देश के लोगों पर नहीं बल्कि उनके दिलों पर राज करना चाहते हैं, क्योंकि ताकत और तलवार से लोगों को जीता जा सकता है परंतु उनके दिलों को नहीं। अपनी दलीलों और बातों से राजकुमारी ने राजा को अपनी बात पर राजी कर लिया और अगले दिन रात के समय राजकुमारी साधारण कपड़ों में महल से निकल पड़ी। राजा ने अपने 2 सबसे भरोसेमंद सिपाही उसके साथ भेजे। वो भी साधारण लोगों की वेशभूषा में थे। तीनों लोग घोड़ों पर सवार होकर अपने सफर पर चल पड़े। तीनों सरपट घोड़े दौड़ाते हुए राजधानी से कई कोस दूर एक नगर में जा पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अपने घोड़े एक घोड़ा व्यापारी को बेच दिए और नगर के अंदर दाखिल हुए। राजकुमारी ने अपने सिपाहियों को समझा दिया था कि अब हम राजकुमारी और वे सिपाही नहीं हैं बल्कि भाई बहन बनकर घूमेंगे। हमारा रिश्ता एक आम खानदान से है और उन्हें हर हालत में अपनी असलियत छुपा के रखनी होगी। 3 लोगों का ये काफिला शाम तक नगर में घूमता रहा। अब उन्हें रात बिताने के लिए एक सराय की तलाश थी। नगर के बीच ही नगर के कोतवाल का भवन था। भवन के बाहर एक बुढ़िया जोर जोर से रो रही थी। राजकुमारी को उस पर बड़ा ही तरस आया। वो हमदर्दी से पूछने लगी, बूढ़ी माँ, आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया ने रोते हुए बताया, मैं नगर के बाहर एक गांव में रहती हूँ बेटा। मेरा एक बेटा और बेटी है। कुछ दिनों पहले हमारे गांव में लुटेरों ने हमला कर दिया था। वो बेरहमी से लोगों का धन लूट रहे थे। मेरे बेटे से ये अन्याय सहा ना गया और वो लुटेरों से भिड़ गया। मेरा बेटा बहुत ही बहादुर है। वो बड़ी वीरता से लड़ा और देखते ही देखते 2-3 लुटेरों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी बहादुरी देखकर बाकी लुटेरे डर के मारे भाग गए और इस तरह लोगों का धन लुटने से बच गया।
लेकिन नगर के कोतवाल ने मेरे बेटे को शाबाशी और इनाम देने की बजाय उल्टा उसे गिरफ्तार कर लिया और उस पर खून करने का इल्जाम भी लगा दिया। अब कोतवाल के कारिंदे कहते हैं कि अगर अपने बेटे को छुड़वाना है तो 500 सोने के सिक्के लेकर आओ। मैं गरीब औरत 500 सिक्के कहाँ से लेकर आऊं? मैं तो क्या, पूरी बस्ती के लोग भी 500 सोने के सिक्के जमा नहीं कर सकते। हाय मेरा बेटा, जालिमों ने उसे मार मार कर अधमुआ कर दिया है। बूढ़ी अपनी विपदा सुनाकर फिर से जोर जोर से रोने लगती है। राजकुमारी को कोतवाल के जुल्म पर बड़ा ही गुस्सा आया और हैरानी भी हुई कि हमारे राज्य में ऐसी घटनाएं भी होती हैं और हमें खबर ही नहीं होती। फिर कुछ सोचकर उसने बुढ़िया से पूछा, आप गांव वालों के साथ मिलकर नगर के न्याय अधिकारी से कोतवाल की शिकायत क्यों नहीं करती? तब तक बुढ़िया के इर्द गिर्द कुछ राहगीर भी इकट्ठा हो चुके थे। एक राहगीर बोला, बेटी, हम नगर के न्याय अधिकारी से शिकायत तो तब करेंगे जब उससे मिल सकें। उससे मिलने के लिए उसके दरबानों के मुंह सिक्कों से भरने पड़ते हैं। अगर उनसे मुलाकात हो भी जाए तो कोतवाल के खिलाफ शिकायत सुनते ही नहीं, क्योंकि उन्हीं की शह पर तो ये अन्याय हो रहा है। ये सुनकर राजकुमारी के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके देश में प्रजा पर कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं, परंतु उसने अपनी हैरत और गुस्से पर काबू पाया और घोड़े बेचकर मिली सिक्कों की थैली बुढ़िया को थमाते हुए कहा, लीजिए अम्मा जी, 500 सोने के सिक्के और कोतवाल के मुंह पर दे मारिए और अपने बेटे को छुड़वा लीजिए। राजकुमारी की इस दया पर सब लोग बहुत ही हैरान हुए और खुश भी। बुढ़िया तो बहुत ही खुश थी। उसने प्यार भरी नजरों से राजकुमारी को देखा और उसे आशीर्वाद दिया, फिर कोतवाल के पास चली गई। राजकुमारी भी अपने साथियों के साथ सराय की तलाश में आगे बढ़ गई। सराय की तलाश के दौरान वो नगर के बाजारों से गुजरी, जहां उसने कई जवान और बूढ़े मजदूरों को देखा। उसने कई मजदूरों और लोगों से बातचीत भी की। अगले कई दिनों तक राजकुमारी गांव-गांव, शहर-शहर घूमती रही। इसी दौरान उसने सैकड़ों मजदूरों, दुकानदारों और किसानों से बात की और प्रजा के दुख दर्द को समझा। तब उसे ये एहसास हुआ कि कैसे उसके राज्य के बेईमान राज्य अधिकारियों ने उसकी प्रजा का जीना मुश्किल कर रखा था और इसकी वजह राजगद्दी पर बैठे राजा की लापरवाही है। अब वो अपने मन में कई निश्चय कर चुकी थी और वापस अपने महल की ओर लौट गई। अब उसे अपने अजीबोगरीब सपने की भी समझ आ चुकी थी। वो घना जंगल उसका राज्य था। वो खूंखार मकड़े उसके बेईमान मंत्री और मकड़ी के जाले उनके द्वारा किए गए जुल्म थे, जो उसके राज्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहे थे। महल में लौटते ही राजा ने अपनी राजकुमारी का राज तिलक कर दिया और उसे राजगद्दी सौंप दी। राजपाट संभालते ही राजकुमारी ने उन सभी बेईमान मंत्रियों और अधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिनकी वजह से प्रजा पर जुल्म ढाया जा रहा था। अगर ये सिलसिला कुछ और दिन तक चलता तो तंग आ चुकी प्रजा विद्रोह कर देती। इसके अलावा राजकुमारी ने तुरंत मजदूरों और किसानों पर लगने वाले करों और लगान को माफ कर दिया, क्योंकि अपने सफर के दौरान उसने जान लिया था कि किसी राज्य की असली ताकत उसके सिपाही नहीं बल्कि उसके मजदूर और किसान होते हैं, जो अपना खून पसीना बहाकर फसलें उगाते हैं और उनकी फसलों से ही पूरे राज्य की प्रजा, सिपाही और यहाँ तक कि राजा का गुजारा होता है। अगर ये लोग खुशहाल होंगे तो पूरा राज्य खुशहाल होगा। राजगद्दी पर बैठते ही राजकुमारी ने ऐसे गुप्तचरों को नियुक्त किया जो आम जनता के बीच में जाकर उनका दुख दर्द सीधा राजकुमारी तक पहुंचाते थे और साथ ही साथ बेईमान मंत्रियों और अधिकारियों की खबर भी देते थे। कहते हैं
कि राजकुमारी ने कई सालों तक रतनगढ़ पर राज किया। धर्मपुर नाम के एक गांव में जमींदार हुकुम सिंह के यहाँ पर माधव नाम का एक बड़ा ही भोला भाला नौकर काम करता था। वो जमींदार के घर और खेतों में काम करता और रात को जमींदार के पांव दबाता था। अनजाने में उससे अगर कोई नुकसान हो जाता तो जमींदार उसे बेरहमी से पीटता और उस दिन उसे खाना भी ना मिलता था। माधव इस तरह के जीवन से बड़ा ही परेशान हो चुका था। असल में माधव हुकुम सिंह के पास एक बंधुआ मजदूर की तरह से काम करता था। हुकुम सिंह के अत्याचारों से तंग आकर एक दिन माधव ने गांव से भाग जाने का निश्चय कर लिया। वह रात के अंधेरे में गांव से भाग गया। 2 दिन और 2 रातों तक वह बिना रुके ही चलता रहा। चलते चलते वह रात्रि को गांव मल्लपुर में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि एक जगह पर बहुत ही भीड़ जमा थी। देखने से मालूम होता था शायद कोई विवाह का उत्सव था। माधव ने सोचा, लगता है यहाँ पर कोई बारात ठहरी हुई है, क्यों ना मैं भी बारात में शामिल हो जाऊं और अपनी भूख को मिटा लूं। भूख के कारण पेट में ऐंठन सी हो रही है। जब वह जनवासे के अंदर पहुंचा तो देखा कि एक युवक वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। अरे ये युवक कौन है, इसे क्या हुआ? तभी एक आदमी माधव का हाथ पकड़कर बोला, जरा इधर मेरे साथ तो आना। वह आदमी खींचकर माधव को एक कोने में ले गया और बोलने लगा, कौन हो तुम बाराती तो नहीं लगते। जी मैं बाराती नहीं हूँ, इधर से गुजर रहा था तो यहाँ पर बारात ठहरी देखी और अंदर चला आया। ओह, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। फिर वह आदमी माधव के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा, मेरी इज्जत अब तुम ही बचा सकते हो। क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, इस समय मैं मुसीबत में हूँ, मुझे तुम ही इस मझधार से निकाल सकते हो। आप क्या कहते हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुनो बेटा, अभी तुमने वहाँ जिस बेहोश युवक को पड़े हुए देखा, वह मेरा बेटा और इस बारात का दूल्हा है। ओह, लेकिन उसे हुआ क्या है? बेटा, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। अब वह 4-5 घंटे के बाद ही होश में आएगा। बेटा, लड़की वालों को अगर इस बीमारी के बारे में पता चल गया तो हमें बिना दुल्हन के ही खाली हाथ अपने गांव लौटना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम दूल्हा बनकर दुल्हन के साथ फेरे ले लो। फेरे हो जाने के बाद मैं बात को किसी तरह से संभाल लूंगा। लेकिन ये तो गलत है। बेटा, मैं तुम्हें इस काम के लिए 50 सोने की मोहरें दूंगा। मेरी बात मान लो, तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर माधव के मन में लालच आ गया। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। ओह बेटा, ऐसा कहकर तुमने मुझे बड़ी ही उलझन से बाहर निकाल दिया। इसके बाद माधव बड़े ही ठाठ से दूल्हा बनकर और सेहरा लगाकर बारात के साथ लड़की वालों के द्वार पर पहुंचा। उसने दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए और विवाह संपन्न हो गया। फेरों के पश्चात लड़की का पिता जगन्नाथ माधव से बोला, आओ बेटा, अब चलकर हमारे कुल देवता का पूजन कर लो। कुल देवता का पूजन करने के लिए दुल्हन बनी हुई लता के साथ माधव को एक एकांत कमरे में ले जाया गया। बेटा, नियम के अनुसार तुम दोनों को अकेले में ही कुल देवता की पूजा करनी है। ये कहकर जगन्नाथ कमरे से बाहर चला गया। माधव का भूख से बुरा हाल था। जगन्नाथ के जाने के बाद वह लता से बोला, देखो, मुझे बहुत ही भूख लगी है। ये कहते हुए उसने सेहरा अपने चेहरे से हटा दिया। यह सुनकर लता ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्यों, क्या पिताजी की बनाई हुई मिठाई आपको पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु बारात की देखभाल में मुझे खाना खिलाने का किसी को ध्यान ही नहीं रहा। ये सुनकर लता ने सोचा, मेरे लिए पति से बढ़कर और कौन सा देवता हो सकता है। कुल देवता की पूजा से पहले मुझे पति को मिठाई खिलाकर उनकी भूख शांत करनी चाहिए। उसने तुरंत पूजा की थाल में रखी हुई मिठाइयाँ और पकवान उठाकर माधव के सामने रख दिए। लीजिए, खाइए। माधव
झटपट खाना खाने में जुट गया। उसे देखकर लता सोचने लगी, किस बेताबी से खाना खा रहे हैं। इन्हें देखकर तो लग रहा है कि जैसे इन्होंने कई दिनों से खाना ना खाया हो। भर पेट खाना खाने के पश्चात माधव ने लता के साथ कुल देवता की पूजा की। अन्य धार्मिक रस्म अदा करने के पश्चात जब माधव बारात के साथ जनवासे में वापस लौटा, तब दूल्हे के पिता ने उससे कहा, बेटा अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, ये लो स्वर्ण मुद्राएं और इसी समय इस गांव से कहीं दूर चले जाओ। स्वर्ण मुद्राओं को लेकर माधव का मन बहुत ही प्रसन्न था। वह उसी समय वहां से चल पड़ा और मन में सोच रहा था, लगता है वास्तव में मेरा भाग्य उदय होने वाला है। तभी तो मुझे मुफ्त में भरपेट भोजन भी मिल गया और साथ में 50 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में भी मिल गईं। दूसरी तरफ भोर होने पर मल्लपुर गांव में दूल्हे का पिता असली दूल्हे को लेकर लड़की वालों के घर में पहुंच गया और लड़की की विदाई के लिए कहने लगा। उसने कहा, समधी जी, विदाई का समय हो गया है, अब बहू को विदा करने में देर न कीजिए। अच्छा समधी जी, मैं शीघ्र ही विदाई की रस्म करवाए देता हूँ। समधी को आंगन में आदर सहित बिठाकर जगन्नाथ लता के कमरे में पहुंचा। तब उसने देखा कि लता और उसकी माँ दोनों बहुत ही उदास थीं। उसने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों माँ बेटी के मुंह उतरे क्यों हुए हैं? लता की माँ ने कहा, सुनो जी, लता कहती है आंगन में इस समय जो दूल्हा बैठा है ये वो दूल्हा नहीं है जिसने कल रात इसके साथ 7 फेरे लिए थे। क्या बकती हो, भला ये कैसे हो सकता है? जगन्नाथ ने तुरंत लता से पूछा, क्यों लता, क्या माजरा है? पिताजी, ये वो दूल्हा नहीं है जो कल रात मेरे साथ कुल देवता की पूजा करने कमरे में गया था। आपको मेरे कहे पर विश्वास नहीं है तो मुझे एक बार एकांत में दूल्हे से मिलने दीजिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन तू उससे एकांत में मिलकर क्या करेगी? पिताजी, एकांत में मैं उससे उस वार्तालाप के बारे में पूछूंगी जो कल रात मेरे और रात वाले दूल्हे के बीच में हुआ था। यदि ये असली दूल्हा हुआ तो मेरी बातों का सही जवाब देगा। ठीक है, मैं अभी दूल्हे को बुला कर लाता हूँ। जगन्नाथ दूल्हे को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद दूल्हा लता के सामने था। लता ने कहा, आपको याद है कल रात कुल देवता के पूजन के वक्त आपने मुझसे क्या कहा था? मैंने तुमसे यही कहा था कि कुल देवता की पूजा करो, और क्या कहता तुमसे? क्या तुम उस वक्त भूखे नहीं थे? अरे मैं उस समय भूखा क्यों होता, मैंने तो पहले से ही भर पेट भोजन किया हुआ था। लता मन में सोचने लगी, ओह, तब तो मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, यह रात वाला दूल्हा नहीं है। लता तेजी से उठकर कमरे से बाहर आ गई। माँ, पिताजी, मेरे साथ धोखा हुआ है, ये वो दूल्हा नहीं है जिससे कल रात मेरे साथ फेरे लिए गए थे। तब दूल्हे का पिता हरिदास भी वहां पर आ पहुंचा। उसे देखते ही जगन्नाथ क्रोधित होकर उससे बोला, हरिदास, तुमने हमारे साथ ऐसा घिनौना छल क्यों किया? बता, रात वाला दूल्हा कहाँ पर है? हरिदास सोचने लगा, ओह, लगता है सारा भांडा फूट गया। हरिदास बुरी तरह से घबरा गया था, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और जगन्नाथ से बोला, ये तुम क्या कह रहे हो जगन्नाथ? मेरे बेटे राम प्रसाद ने ही तो कल रात तुम्हारी बेटी के साथ 7 फेरे लिए थे। झूठ झूठ बोलते हो तुम। मेरी बेटी ने तुम्हारे इस प्रपंच का भांडा फोड़ दिया है। अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ जगन्नाथ, और अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ विदा कर दो। नहीं, ये कदापि नहीं होगा। उन दोनों के झगड़े को देखकर दूल्हे को मिर्गी का दौरा पड़ गया और वह फिर से छटपटाकर नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। हरि प्रसाद ने सोचा, ओह, राम प्रसाद को फिर से मिर्गी का दौरा पड़ गया, अब तो मेरी खैर नहीं, सारा खेल बिगड़ गया। लड़की का पिता जगन्नाथ बोला, ओह, तो ये चक्कर है हरि प्रसाद, तेरे बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तूने इस बात को छिपाने के लिए कल रात किसी दूसरे दूल्हे के साथ मेरी बेटी के फेरे करवा डाले। हाँ जगन्नाथ, यदि मैं ऐसा ना करता तो मेरा बेटा जीवन भर कुंवारा ही रह जाता।
कुंवारा तो अब भी जीवन भर रहेगा तेरा बेटा हरिप्रसाद। जा चला जा, वरना मैं तेरा गला घोट दूंगा। तब हरिप्रसाद ने चुपचाप वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। बेहोश राम प्रसाद और बारात के साथ हरिप्रसाद बिना एक भी पल गवाए अपने गांव की ओर लौट गया। इसके बाद, बेटी लता, तेरे साथ ये बड़ा ही अन्याय हुआ, अब क्या होगा बेटी? पिताजी, कुदरत को शायद यही मंजूर था। दूसरी तरफ मल्लपुर गांव से निकल जाने के बाद माधव चला जा रहा था। चलते चलते वह एक वन में पहुंचा, जहां उसे एक कुटिया दिखाई दी। वो एक ऋषि का आश्रम था। माधव ने ऋषि को प्रणाम किया और रात बिताने के लिए आसरा मांगा। ऋषि ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। तब माधव ने अपनी सारी राम कहानी ऋषि को सुना दी। ऋषि को माधव के भोलेपन पर दया आ गई। उन्होंने माधव को आश्रम में रुकने की आज्ञा दे दी। जैसे जैसे समय बीता, माधव आश्रम के काम करता, साथ ही साथ ऋषि माधव को ऐसी जड़ी बूटियां और औषधियां भी खिलाते थे जिससे माधव की बुद्धि तेज होने लगी और शरीर बलवान बनने लगा। अब माधव पहले वाला भोला भाला लड़का नहीं, बल्कि चतुर और बलशाली बन गया था। कुछ समय के बाद ऋषि ने एक दिन माधव से कहा, बेटा अब समय आ गया है जब तुम जाओ और अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। माधव ने कहा, परंतु ऋषिवर, वो तो उसी दिन उस दूसरे दूल्हे के साथ विदा हो गई होगी। नहीं माधव, वो युवती उस दिन बारात के साथ नहीं गई, बल्कि आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है और इस समय उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ऋषिवर? बेटा बात यह है कि इन दिनों वो बहुत ही कष्ट में है। लता और उसके परिवार पर इस समय एक दूसरा कहर भी टूट पड़ा है। दूसरा कहर वह कौन सा है? बात यह है कि लता के विवाह के लिए उसके पिता ने सेठ राव सिंह के पास अपने खेत और मकान गिरवी रख दिए थे और उससे धन उधार लिया था। जब जगन्नाथ ने सेठ को उसका धन लौटा दिया और उससे मकान और खेतों के गिरवी पत्र वापस लेने चाहे, तो सेठ ने उसे गिरवी पत्र वापस लौटाने से इनकार कर दिया। वह क्यों? सेठ राव सिंह ने चालाकी से उससे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे। ओह, यह तो जगन्नाथ जी के साथ बड़ा ही घोर अन्याय हुआ है। हाँ माधव, सेठ ने जगन्नाथ के खेत और घर हथियाकर उस पर बहुत ही जुल्म किया है। अब मैं इसी समय गांव जाकर जगन्नाथ की सहायता करना चाहता हूँ। अच्छा ऋषिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ऋषि की आज्ञा लेकर माधव वापिस मल्लपुर गांव की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर माधव ने देखा कि जगन्नाथ अपने परिवार के साथ एक बगीचे में डेरा डाले हुए था। माधव ने जब उनकी ये दशा देखी तो वह सोचने लगा, इस परिवार पर कैसी विपत्ति आ पड़ी है। घर बार होते हुए भी ये लोग बेघरों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब वह बाग में पहुंचा तब सबसे पहले लता की नजर उस पर पड़ी। उसे देखकर लता सोचने लगी, कौन है ये? ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी इसे देखा है। अचानक उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। ओह, ये तो वही युवक है जिसने मेरे साथ अग्नि के 7 फेरे लिए थे। वह उठकर तुरंत माधव के पास पहुंची। उसने माधव से पूछा, युवक, मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगे? पूछो। तो बताओ, कोई दूल्हा यदि कुल देवता के पूजन के वक्त भूखा हो तो दुल्हन को क्या करना चाहिए? दुल्हन को कुल देवता के भोजन की थाली में से कुछ भोजन निकालकर दूल्हे को खिला देना चाहिए। उत्तर सुनकर उसकी आंखें चमक गई और वो बोली, तो तुम? हाँ लता, मैं वही हूँ जिससे तुमने विवाह के समय कुल देवता की पूजा से पहले भोजन करवाया था। नाथ, तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर क्यों चले गए थे? मेरे साथ 7 फेरे लिए और उसके बाद अपना कर्तव्य ना निभाया। कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए ही मैं पुणे वापस आया हूँ। लता ने तुरंत अपने माता पिता को माधव से मिलवाया और माधव के सास ससुर भी अपने दामाद से मिलकर बड़े ही खुश हुए। फिर उन्होंने माधव को अपनी सारी आपबीती बताई कि किस प्रकार
सेठ राव सिंह ने उनके साथ छल किया है। तब माधव ने कहा, पिताजी आप दुखी ना हो, आपको इस अवस्था तक पहुंचाने वाले उस धूर्त सेठ राव सिंह को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह अपनी सारी बेईमानी भूल जाएगा। पिताजी आज रात को मैं उसके घर में पड़ाव डालूंगा, तब देखना मैं कैसे उसे छठी का दूध याद दिलवाता हूँ। रात होने पर वह गांव में सेठ राव सिंह के घर के बाहर जा पहुंचा और उसका दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद घर का द्वार खुला और सेठ राव सिंह बाहर आया। माधव ने कहा, श्रीमान मैं एक परदेसी आदमी हूँ, क्या आप मुझे रात भर अपने घर में ठहरने की जगह दे सकते हैं? ये सुनकर सेठ राव सिंह सोच में पड़ गया और सोचने लगा, रात के समय मैं इससे मोटा किराया वसूल लूंगा, इसे घर में ठहरा लेना चाहिए। ये सोचकर वह माधव से बोला, ठीक है अंदर चले आओ, किंतु तुम्हें किराए के रूप में 10 स्वर्ण मुद्राएं मुझे देनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, मैं सुबह होते ही स्वर्ण मुद्राएं आपको दे दूंगा। सेठ राव सिंह के पीछे पीछे माधव उसके घर में घुस गया। माधव को एक कमरे में छोड़कर सेठ राव सिंह अपनी पत्नी चंदा के पास आया। ये तुम किसे घर में उठा लाए? बेचारा राहगीर है, इस रात में कहाँ जाता, इसीलिए घर में बुला लाया। ये तुमने ठीक नहीं किया, क्या पता कोई ठग ही हो और हमारे सो जाने के बाद हमारा सारा माल लेकर चंपत हो जाए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तो मैंने उसे घर में ठहरा लिया है, अब क्या करना चाहिए? करना क्या है, तुम उसे बैठक में ठहराओ, तुम उसी की चारपाई के पास अपनी चारपाई बिछाओ, मैं दूसरे कमरे से उसकी निगरानी करूंगी। ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। इसके साथ ही हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे वह और हम रात भर जागते रहें, ताकि उसे हमारे घर में चोरी करने का अवसर ना मिले। तुम कोई ऐसी तरकीब सोचो, मैं उस आदमी के बैठक में सोने का प्रबंध करता हूँ। ये कहकर सेठ राव सिंह अपनी पत्नी के पास से चला गया। राव सिंह ने माधव को बैठक में ठहराया। अपनी चारपाई उसने बैठक में ही बिछा ली। चंदा भी बैठक में आ गई। अब वो तीनों एक ही कमरे में थे। तब चंदा ने कहा, क्या तुम हमें कोई कहानी सुना सकते हो? कहानी सुनाओगे तो रात जल्दी बीत जाएगी। कहानी तो मुझे बड़ी ही अच्छी आती है, परंतु सफर के कारण मुझे बहुत ही थकान है और नींद आ रही है। अच्छा, आप लोग भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अब तो राव सिंह और चंदा का माथा ठनका। जरूर इसके मन में कोई चोर है, तभी तो हम दोनों को जल्दी सो जाने के लिए कह रहा है। चंदा माधव से बोली, मुझे किससे कहानी सुनने की आदत है, तुम कहानी जानते हो तो एक कहानी सुना ही दो। अच्छा, तुम जिद करती हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, वह बहुत ही घमंडी था। उसकी एक रानी थी, वह भी उसी के जैसी थी। कहानी अधूरी छोड़कर माधव चुप हो गया और कुछ गहरी सोच में पड़ गया। ये देखकर चंदा ने कहा, बेटा किस सोच में पड़ गए? मुझे अचानक एक बात याद आ गई। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। अब आपसे क्या छुपाऊं सेठ साहब, मैं एक राजा के यहाँ पर बहुत दिनों से नौकरी कर रहा था। मैं उसकी नौकरी छोड़कर अपने गांव जा रहा था। उस राजा ने मुझे 5 थैलियाँ दी थी जो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थीं। अच्छा, लेकिन वो थैलियाँ कहाँ हैं? सेठ साहब, उन थैलियों को लेकर जब मैं आपके गांव के बाहर बहने वाली नदी के पास से गुजरा, तो ये सोचकर कि आज रात इस गांव में रुकना ही है, मैं उन थैलियों को नदी के तट पर एक बड़ के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ आया हूँ। सेठ साहब, अब सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत ही गलती की। आप जैसे ईमानदार आदमी के घर में मेरी स्वर्ण मुद्राओं की थैली ज़्यादा सुरक्षित रहती। ये सुनकर सेठ ने सोचा, क्यों ना नदी के तट पर जाकर इस मूर्ख युवक की 5 थैलियां ले आऊं और उन्हें लाकर अपनी तिजोरी में रख दूं। इस युवक को पता भी न चलेगा कि इसकी थैलियां कहां पर गईं। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, चंदा, अतिथि को अब ज़्यादा परेशान ना करो, कहानियां सुनने की जिद छोड़ो और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। ठीक है जी, मैं जाती हूँ। चंदा उठकर बैठक से बाहर निकल गई।
अब वह अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, रात को माधव जब गहरी नींद में सो जाएगा तब मैं जाकर माधव की स्वर्ण मुद्राएं नदी के तट के पेड़ के नीचे से खोद कर ले आऊंगी। माधव के सोने तक मैं थोड़ी सी नींद ले लूं। यह सोचकर चंदा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह शीघ्र ही खर्राटे भरने लगी। इधर बैठक में सेठ राव और माधव भी अपने अपने बिस्तर पर लेट चुके थे। सेठ राव लेटे लेटे सोच रहा था कि कब माधव को गहरी नींद आए और कब मैं अपना काम शुरू करूं। कुछ देर बाद सेठ के कानों में माधव के खर्राटों की आवाज गूंजने लगी। उसने सोचा, वाह, ये सो गया। अब मुझे जल्दी से जाकर उस बड़ के पेड़ के नीचे से स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाल लेनी चाहिए। राव सिंह अपने बिस्तर से उठा और सीधा गांव के बाहर बड़ के पेड़ की तरफ भागने लगा। उसके बैठक से बाहर जाते ही माधव भी उठकर बैठ गया, क्योंकि वो भी सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। वो सोचने लगा, सेठ तो मेरे बहकावे में आ गया और नदी की ओर चल गया। बस अब जैसे ही सेठानी घर से बाहर निकले तो मैं अपना काम शुरू करूं। इधर सेठ राव सिंह रात के समय में नदी के तट वाले बरगद के पेड़ के नीचे खोदना शुरू कर देता है। वह पेड़ के नीचे इधर उधर खोदने लगा और थैलियां ढूंढने में लगा रहा। इधर उसकी पत्नी चंदा की जैसे ही आंख खुली, वह उठकर झटपट बैठक में पहुंची और उसने देखा, अरे मेरे पति तो यहाँ पर नहीं है। लगता है वो मुझसे पहले ही नदी की ओर चले गए। मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं अब उनके पास पहुंच जाती हूँ और उनकी सहायता करती हूँ। ये सोचकर वह भी घर से बाहर निकली और नदी की तरफ चल दी। उसके बाहर जाते ही माधव चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। माधव ने तुरंत एक बड़ा सा हथौड़ा लिया और सेठ की तिजोरी तोड़ डाली और उसमें रखे हुए हीरे जवाहरात, सोना चांदी और जमीनों के कागजात एक बड़ी सी पोटली में भर लिए। वो पोटली उठाकर रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल गया और तेजी से उस बाग की तरफ चल पड़ा जहां उसकी पत्नी और सास ससुर थे। बहुत देर बाद जब सेठ और उसकी पत्नी घर में लौटे तो वह तिजोरी को देखकर विलाप करने लगे, हाय हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सेठ और उसकी पत्नी को सारा माजरा समझ में आ गया कि कैसे उस अतिथि ने उनका बेवकूफ बना दिया था। इधर बाग में पहुंचने पर माधव ने अपने ससुर को घर और खेत के प्रमाण पत्र देते हुए कहा, लीजिए पिताजी, आपके खेत अब पुनः आपके हो गए। बेटा, ये सब तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमानी से ही संभव हो सका है। आइए पिताजी, अब अपने घर चलते हैं। चलो बेटा। जगन्नाथ खुशी खुशी माधव के साथ अपने घर वापस लौट आया। अब माधव लता के साथ उसके पिता के घर में ही रहने लगा और खेती बाड़ी में जगन्नाथ का हाथ बटाने लगा। लता पति के रूप में माधव को पाकर बड़ी ही खुश थी और उसके माता पिता भी माधव के रूप में इतने अच्छे दामाद को पाकर बड़े ही प्रसन्न थे और वो पूरा परिवार एक सुखी परिवार की तरह अपना जीवन बिताने लगा। बाबू रामपाल एक अनाथालय के संचालक थे। इस अनाथालय में करीब 40 बच्चे थे। इन्हीं में से 2 बच्चे थे, राघव और ममता। दोनों से बाबू रामपाल को बहुत ही लगाव था, इसीलिए उन्हें किसी को गोद नहीं लेने दिया और अपने ही बच्चों की तरह पाला। समय बीतने पर जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो दोनों का विवाह एक दूसरे से करवा दिया। अब बाबू रामपाल बहुत ही प्रसन्न थे। राघव और ममता ने अब अपनी एक गृहस्थी बसा ली थी। दोनों के 4 बच्चे थे, 2 बेटियां मुनिया और कमली, 2 बेटे टिल्लू और नंदू। बाबू रामपाल की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था और दोनों बेटे विदेश में पढ़ने गए और वहीं पर अपनी पसंद की लड़की से विवाह करके वहीं पर बस गए। आज रविवार का दिन था। राघव ने ममता से कहा, ममता, तुमने मुझे और मेरी गृहस्थी को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया है। तुम्हें पाकर मुझ अनाथ का जीवन संवर गया।
जीवन तो मेरा भी संवर गया राघव। हम दोनों का ही बचपन अनाथ आश्रम में बीता। बाबूजी के कारण हम अनाथों के सपने पूरे हुए। मैं समय निकालकर एक दिन बाबूजी से मिलने जरूर जाऊंगी। हाँ, जाना तो मुझे भी है। बच्चों को उनसे मिलवाना है। मेरे बच्चे भी हमारे पालनहार को देखेंगे। जी सही कहा। अब बड़े जो हो गए हैं। ममता अपनी गृहस्थी को बड़े ही सुघड़ बेहतरीन तरीके से संभालती थी। आपस में प्रेम और घर में बहुत ही सुख शांति थी। मुनिया और कमली स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी। 2 साल का नंदू था और उनका नन्हा बेटा टीलू था। सभी बच्चे अपनी माँ बाप की आंखों के तारे थे। राघव बाबू रामपाल को टिल्लू के जन्म की मिठाई देने चला आया। अरे राघव, आओ आओ, बैठो बेटा। ममता और बच्चे कैसे हैं? सब कुशल मंगल है, आपके आशीर्वाद से बाबूजी। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस बेटा, जिंदगी चल रही है। मेरे दोनों बेटे विमल और विक्रम कनाडा में हैं। दोनों पढ़ने के लिए गए थे और फिर वहीं नौकरी करने लगे और अपनी पसंद से शादी करके हमेशा के लिए वहीं पर बस गए। और फिर आप जाते हैं उनके पास? नहीं, मैंने संबंध खत्म कर दिए। क्यों बाबूजी, ऐसा क्या हुआ? बाबू रामपाल राघव को अपनी आप बीती सुनाने लगे कि कैसे उनके बेटों ने उन्हें छोड़ दिया और बताया बच्चों को पढ़ने विदेश भेजा तो वहीं के रंग में रंग गए और वहीं शादी करके बसने का फैसला कर लिया। एक दिन फोन आया था विमल का और वो कहने लगा, पापा, हमने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। जूलिया बहुत ही अच्छी है। मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ। विक्रम ने भी शादी कर ली है। अब हम दोनों यहीं पर सेटल हो जाएंगे। हमने फैसला किया है कि अब हम लोग यहीं पर रहेंगे। पापा, आपको और माँ को हमारे साथ रहना है तो सब कुछ बेचकर यहाँ पर आना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपना घर बार और देश छोड़कर तुम लोगों के साथ रहने आऊँगा? तुम लोगों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और अपने माता पिता को कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। इसका मतलब तुम्हारी नज़र में तो हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। फिर वहाँ पर आकर क्या फ़ायदा? तब मेरे बेटे ने कहा, पिताजी, आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। आपको आना है तो ठीक है, नहीं आना तो भी ठीक है। मैंने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो तुम लोग भी सुन लो। मर गए आज से तुम दोनों हमारे लिए। मेरी पत्नी जया तो बच्चों से दूर होने का सदमा सहन ना कर सकी और हार्ट अटैक से भगवान को प्यारी हो गई। बस तब से मैं अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ ही समय बिता रहा हूँ। ओह, यह तो भैया लोगों ने अच्छा नहीं किया। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। हाँ ठीक है राघव। रुको राघव जी, कहिए, तुम अपने परिवार को लेकर यहीं क्यों नहीं आ जाते? मुझे भी परिवार मिल जाएगा। परंतु बाबूजी, किंतु परंतु कुछ नहीं, तुम आ रहे हो बस। राघव मना नहीं कर पाया और उनके साथ हंसी खुशी रहने लगा। अकेलापन दूर करने के लिए राघव का परिवार बाबू रामपाल के पास आ तो गया था, परंतु ये खुशियां बस कुछ दिनों तक ही रहीं। एक सड़क दुर्घटना में राघव और ममता की मौत हो गई। बाबू रामपाल एक बार फिर से अकेले हो गए। ऊपर से राघव के 4 बच्चे। बच्चों की किलकारियों से गूंजते हुए घर की खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई। एक दुर्घटना ने बच्चों के सिर से माँ बाप का साया मिटा दिया था। मुनिया और उसके भाई बहन अनाथ हो गए थे। राघव और ममता अनाथ थे। उनका कोई सगा संबंधी नहीं था। आश्रम के संचालक बाबू रामपाल के द्वारा ही दोनों का विवाह हुआ था। उन्होंने ही उन दोनों का अंतिम संस्कार किया। अब सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लालन पालन की थी। नन्ही मुनिया अनाथ होते ही एक रात में ही बड़ी हो गई थी। कभी टिल्लू को दूध पिलाकर सुलाती, कभी नंदू को बहलाती, कभी कमली के आंसू पोंछती। नन्ही मुनिया अपने भाई बहनों की छोटी माँ जो बन गई थी। बाबू रामपाल भी अब अनाथालय के संचालक पद से रिटायर हो चुके थे। मुनिया, स्कूल की बस आ गई, जल्दी चलो। अरे ये क्या मुनिया, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना? नहीं बाबूजी, मैं चली जाऊंगी,
तो टिल्लू को कौन देखेगा? मैं संभाल लूंगा उसको। तुम अपने भाई की चिंता मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं बाबूजी, टिल्लू आपके पास आते ही रोने लगता है। वो सिर्फ मेरे और माँ की गोद में ही चुप रहता था। आप बताइए कैसे 5-6 घंटे अकेले संभालोगे? नहीं, मैं उसको छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाबू रामपाल निरुत्तर हो गए। सोचने लगे, मुनिया सही तो कह रही है। नंदू और कमली तो मुझसे घुल मिल गए हैं, परंतु यह बहुत ही छोटा बच्चा है। वह बोले, तुम्हारी बात तो सही है मुनिया, पर जीवन में बेटा पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। मेरी एक बात तुम्हें माननी ही होगी। वो क्या बाबूजी? मैं तुम्हें अनपढ़ नहीं रहने दे सकता, पढ़ना तो होगा ही। तो आज से हम दोनों टिल्लू को भी संभालेंगे और स्कूल में तुम्हारी परीक्षा के विषय में बात करके आता हूँ। फिर मैं तुम्हें घर पर ही पढ़ाऊंगा। मुनिया हाँ कर देती है। बाबू रामपाल उसे घर पर ही पढ़ाने लगे। एक दिन अचानक सर्दियों की घनी काली रात में बाबू रामपाल के सीने में दर्द उठने लगा और वो बेहोश होकर गिर गए। बाबूजी, क्या हुआ आपको? मुनिया घबराहट में बिना गर्म कपड़ों के ही डॉक्टर को बुलाने दौड़ पड़ी। घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ छोटा सा कस्बा रामपुर, जहां सर्दियों के कारण सूनी सड़कों पर आती जाती इक्का दुक्का गाड़ियों और कुछ कामगारों का आना जाना लगा रहता था। ऐसी हाड़ कंपाती ठंड में एक नन्ही सी जान बाबू रामपाल के फैमिली डॉक्टर को बुलाने के लिए भागती जा रही थी। डॉक्टर श्रीकांत हाफती हुई मुनिया को देखकर चौंके। अरे क्या हुआ तुझे? और इतनी ठंड में स्वेटर क्यों नहीं पहना? डॉक्टर अंकल, पहले जल्दी से घर चलो, बाबूजी को कुछ हो गया है, मुनिया ने ठंड से कांपते हुए कहा। डॉक्टर को बुलाने गई मुनिया कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक फ्रॉक पहने हुई थी। ठीक है चलो, पर गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने? श्रीकांत ने पूछा। वो मैं सोने के लिए लेटी थी कि बाबूजी के गिरने की आवाज आई। उनकी हालत देखकर मैं डर गई और बस आपको बुलाने के लिए दौड़ पड़ी। ओह आओ, गाड़ी के अंदर बैठो, ठंड कम लगेगी। समय पर इलाज मिल जाने से बाबू रामपाल होश में आ गए और उनकी हालत में सुधार आने लगा। डॉक्टर श्रीकांत ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। सीने में हल्के से दर्द को तुम हार्ट अटैक समझकर घबरा गए और बेहोश हो गए। अरे मुनिया, ये क्या, तुमने अभी तक गर्म कपड़े नहीं पहने? बीमार होना है। जाओ पहले गर्म कपड़े पहन कर आओ। श्रीकांत ने मुनिया को डांटते हुए कहा और फिर बोले, रामपाल, किस्मत वाले हो जो भगवान ने तुम्हारे लिए इतनी प्यारी बच्ची भेज दी। अंधेरे के डर को छोड़कर अपनी परवाह किए बिना ठंड में मुझे बुलाने आ गई। सही कहते हो आप डॉक्टर, नन्ही सी माँ बहुत ही समझदार हो गई है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख बहुत बुरा लगता है मुझे। अच्छा चलता हूँ, दवा समय पर लेते रहना और देखना कि कहीं मुनिया को ठंड ना लग जाए। मुनिया बाबूजी के नाश्ते से लेकर दवा तक हर चीज का ध्यान रखने लगी। मुनिया की सेवा देखकर बाबू रामपाल की आंखों में आंसू आ जाते। वो अपने मन में एक फैसला लेते हैं कि मुनिया ही उनकी जायदाद की असली वारिस होने की हकदार है। उन्होंने मुनिया से कहा, मुनिया, अब टिल्लू स्कूल जाने लगा है, तुम्हें भी स्कूल जाना शुरू कर देना चाहिए। बाकी काम करने के लिए नौकर तो है ही घर में, बस अब मैं कुछ ना सुनूंगा। और मुनिया आगे पढ़ने लगी। बाबू रामपाल ने चुपचाप अपना सब कुछ मुनिया के नाम पर कर दिया। समय बीतता गया। बाबू रामपाल की उम्र अब 65 के करीब हो गई थी। वो अक्सर बीमार रहने लगे थे। मुनिया छोटे भाई बहनों के साथ बाबू रामपाल का भी बहुत ही ध्यान रखती थी। बाबू रामपाल अक्सर मुनिया से कहते, तू तो बिटिया अपने भाई बहन के साथ साथ मेरी भी छोटी माँ बन गई है। बाबू रामपाल ने बहुत ही कोशिश की कि मुनिया शादी के लिए तैयार हो जाए तो समय पर उसकी शादी कर दें, परंतु मुनिया छोटे भाई बहनों को पैरों पर खड़ा करने के बाद ही अपने लिए कुछ सोचने की जिद ठाने हुई थी। समय के साथ मुनिया की मेहनत रंग लाई। उसने अपने भाई बहन को पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया और बाबू रामपाल ने सबके विवाह करवा दिए।
कमली ससुराल चली गई और नंदू टीलू भी अपने अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे। सब जिम्मेदारियों से मुक्त होते होते मुनिया 40 की हो चुकी थी। बाबू रामपाल को उसके भविष्य की चिंता रहने लगी। वे बोले, बिटिया अब तो सुन लो, तुम भी घर बसा लो। मेरे जीवन का क्या भरोसा कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए। अब तो तेरे भाई बहनों के घर भी बस गए हैं, कब तक उनकी छोटी माँ बनी रहोगी। बाबा मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। फिर मैं अकेली कहाँ पर हूँ, आप हो ना मेरे साथ। बाबू रामपाल को मुनिया का अकेलापन खटकता था। वो उसके लिए चुपचाप लड़का तलाशते रहते थे। एक दिन बाबू रामपाल की मुलाकात उनके बचपन के मित्र दिवाकर से हुई। अरे दिवाकर, कैसे हो यार, कहाँ हो आजकल, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े। अरे रामपाल तुम? दिवाकर लपक कर रामपाल के गले लग गए। यार सच में हम लोग बहुत ही दिनों बाद मिले हैं। सही कहा, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैं काम से नहीं, बेटे के साथ अब इसी शहर में रहने आया हूँ। उसका तबादला यहाँ पर हुआ है। ओह फिर तो ठीक बात है, अच्छी बात है। चलो मेरे घर बैठकर बातें करेंगे। घर पहुंचकर बाबू रामपाल ने मुनिया को आवाज लगाई, बिटिया कहाँ हो? आई बाबूजी। मुनिया किचन में काम कर रही थी। आवाज सुनकर वो कमरे में आ गई। मुनिया बिटिया, ये तुम्हारे दिवाकर अंकल हैं। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। हम लोग आगरा में साथ में ही पढ़ते थे। फिर नौकरी के कारण अपने अपने परिवारों के साथ अलग अलग बस गए। आज बरसों बाद मुलाकात हुई है। नमस्ते काका, आइए बैठिए। आज हम लंच और डिनर सब साथ में ही करेंगे। मुनिया दिवाकर की अच्छी तरह से खातिरदारी करती है। रामपाल, तुमने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ये कौन है, क्या रिश्ता है? तुम्हारे तो सिर्फ 2 ही बेटे थे, वो अब कहाँ पर हैं? रामपाल ने अपनी सारी आपबीती सुना दी। दिवाकर, बस मुनिया ही अब मेरे बुढ़ापे का सहारा है। बहुत स्नेह करती है मुझसे और मेरे कारण शादी नहीं कर रही, क्योंकि मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी इसका घर बस जाए तो मैं चैन से मर सकूं। हाँ सही कहते हो तुम, उसे भी उसके परिवार का सुख मिलना चाहिए। एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगे? क्या? निसंकोच कहो। मेरी बहू अब इस दुनिया में नहीं है। बहू 2 बेटियों की जिम्मेदारी छोड़कर एक गंभीर बीमारी के कारण भगवान को प्यारी हो गई। इस बात को 6 महीने हो गए हैं। जय दूसरी शादी से डरता है, बेटियों के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर तुम कहो तो मैं जय से बात करूं। मुनिया को देखकर इतना तो समझ में आ गया है कि वो दूसरों को सिर्फ प्यार देना जानती है। बाबू रामपाल दिवाकर की बात सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं। यार अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। वैसे भी अब उसकी उम्र को देखते हुए कोई तलाकशुदा या जय जैसा वर ही उसे मिल सकता है। तो फिर दोनों को मिलवा देते हैं, क्या बोलते हो? एक दूसरे को समझे बगैर तो रिश्ता संभव नहीं है। हाँ तुम जय से बात करो, मैं मुनिया से बात करने की कोशिश करता हूँ। बाबू रामपाल ने मुनिया को समझा बुझाकर एक बार जय से मिलने के लिए तैयार कर लिया। मुनिया जब जय की 5 साल की बेटी रिया और 2.5 साल की बेटी गुंजा को देखती है तो भावुक हो जाती है। मुनिया का एक नाम मिन्नी भी था, जो उसके स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट तक ही सीमित था। घर में तो वो सबकी प्यारी मुनिया ही थी। जय ने कहा, मिन्नी मेरी जिंदगी की सच्चाई तुम्हारे सामने है। मुझे मेरी बेटियों को माँ का प्यार दे सके ऐसा जीवन साथी चाहिए। अगर तुम हाँ कहती हो तो वादा रहा कि हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जय तुम्हारा डर मैं समझ सकती हूँ। माँ बाप के बिना जिंदगी क्या होती है मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। भगवान की दया से बच्चियों के सिर पर पिता का साया तो सलामत है। मुझे भी ऐसा जीवन साथी चाहिए जो इस पीड़ा को समझकर मुझे बाबूजी के प्रति मेरे कर्तव्य पूरा करने से ना रोके। जय ने कहा, उसके लिए जो कहो करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
तो फिर बाबूजी के जीते जी हम सब इसी घर में रहेंगे। इस उम्र में उन्हें अकेला छोड़ दूं तो इतनी स्वार्थी तो मैं नहीं हो सकती। जय ने कहा, ठीक है, मैं इस विषय में पापा से बात करता हूँ। वो हाँ करते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है। जय और मुनिया एक दूसरे से मिलने के बाद शादी के लिए हाँ कर देते हैं। दिवाकर भी बच्चों की खुशी के लिए हाँ कर देते हैं। जय और मुनिया की शादी हो जाती है। मुनिया फिर से 2 नन्ही बेटियों की छोटी माँ बन जाती है। जय अपने परिवार के साथ बाबू रामपाल के साथ रहने लगता है। मुनिया की खुशी देखकर बाबू रामपाल को अब बहुत ही सुकून था। वे सब लोग मिलकर एक सुखी परिवार की तरह जीवन व्यतीत करने लगे।